हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पेरेंट्स प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एपी सीरीज की बात कर रहे थे। ठीक है, समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी को पढ़ते हुए हम लोगों ने समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 1 जिसे 5.1 कहते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2। 5.2, अरे वाह सर, 5.2 शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले इसे कॉन्सेप्ट बता दो सर, क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं आगे, बिना बताए ही स्टार्ट करोगे सर, कितनी अच्छी बात है ना। चलो यार, अरे नहीं रुक जाओ यार, ऐसा कैसे, बिना चैप्टर को डिस्कस किए, बिना कॉन्सेप्ट को बताए न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को मतलब कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, टेबल कुर्सी फेंक दो और चूहा खा रहे हो तो उसको बंद कर दो। ठीक है, तो इस केस में अब इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं केवल और केवल पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चैप्टर किस बेस पे आगे बढ़ने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले मैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लगाऊंगा, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है क्या, तो क्या पता है सर अपने को ये पता है कि यदि कोई सीरीज एपी में गिवन है, यदि कोई सीरीज एपी में दी गई है तो आप ये बता सकते हो चेक करके कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। A1 A2 A3 A4 डॉट 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 करके ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसे चेक करके बता सकते हो कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। बताओ भाई, है या नहीं है, चेक करके बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि इस सीरीज का प्रथम पद यदि कोई पूछे हमसे सर, तो हम बता सकते हैं कि नहीं? बताओ बेटा, कह दो सर ये सब मत पूछो सर, ये सब अपने को आता है, जो एक्सरसाइज में स्टार्ट करना है वो बताइए। ठीक है, इसका प्रथम पद ए। यदि इसका सार्वांतर की बात करें, तब सार्वांतर की बात करें तो सर वो तो होता है डी, और जो डी होता है वह T2 माइनस T1 के बराबर होता है। वेरी गुड। यदि इसके प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद जो होता है वो ए होता है, द्वितीय पद की बात करें तो वो a प्लस डी होता है, तृतीय पद की बात करें तो a प्लस 2d होता है। ठीक है, यही ना फॉर्मेट है ना बेटा, बोलो। अब ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। थोड़ा देखो फार्मूले को, देखो ध्यान से ना। यदि प्रथम पद पूछा जाए, मान लो कि हम a1 पूछें आपसे, a1, तो a1 के लिए आप फंक्शन क्या लिख रहे हो? a, सीधे सीधे। जब मैं आपसे a2 पूछ रहा हूं तो आप क्या लिख रहे हो? a प्लस डी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी? बोलो भाई, ऐसा लिख सकता हूं? यदि मैं आपसे a3 की बात करूं तो आप लिखते हो a प्लस 2d। क्या मैं इसे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं? बोलो। यदि मैं आपसे a4 की बात करूं तो इसे आप a प्लस 3d लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे लिखने का प्रयास करूं तो क्या लिख सकते हो आप? बोलो भाई, लिखते हो ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कह दो नहीं सर ये वाली जो लाइन है वो अलग है। अरे बेटा रुक जा, देख इधर ध्यान से समझ। आप ये कह रहे हो कि यदि ये वाली लाइन अलग है, ठीक है, ये वाली लाइन अलग है, तो ध्यान से देख, a प्लस 3d आया ना, 4 में से 1 घटाएगा तो 3 आएगा, 3 का d में गुणा करेगा 3d तो आएगा, वही ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा? बोल, समझ में आ रहा है? यदि इतनी बातें समझ में आ रही है तो अब समझ, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब इसको ध्यान से समझो। मैं ये कह दूं कि इस सीरीज के अंदर आपको एक फार्मूला दे दिया जाए कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद याद ना करना पड़े, आप फार्मूले से निकाल लो। तो फार्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां n क्या है भाई? पदों की संख्या, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा। उसके बाद कहीं कहीं किताबों में ये tn भी लिखा होगा ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होएगा। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn लिखा जाए तो भी परेशान नहीं होना, an लिखा है तो भी परेशान नहीं होना है।
अब बात ये आती कि सर इसमें टी एन या ए एन है क्या, ठीक है, ए एन या टी एन की बात की जाए तो ये पदों की संख्या है। क्या है, कौन सा पद ना, जैसे मान लो कि हम चौथे पद की बात करें तो पदों की संख्या मतलब कौन सा पद, ठीक है। जैसे ए एन की बात करें तो ए एन मतलब एनवा पद, एनवा पद, ठीक है। यदि A2 की बात की जाए तो मतलब क्या, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद। A3 की बात की जाए तो तीसरा पद, ऐसे ऐसे करके पदों की संख्या है, ठीक है। क्या है, पदों की संख्या है। ए के बारे में आपको पता ही है, प्रथम पद है, प्रथम पद है। डी के बारे में आपको पता है, डी के बारे में आपको पता है सर्वांतर है, सार्व अंतर है। यदि हम लोग एन के बारे में बात करें तो एन क्या है, एन क्या भाई, एन पदों की संख्या है। क्या है, एन पदों की संख्या है। कितने पद हैं, पदों की संख्या, ठीक है, या एनवा पद कह सकते हैं। एन क्या है, पदों की संख्या, वह कौन से पदों, कौन सा पद डिमांड किया जा रहा है वो है। क्लियर है, कह दो हाँ सर, बात समझ में आ गई, अच्छी सी बात है। लेकिन यदि आपसे इसी में ये कहा जाए, यदि इसी में आपसे ये कहा जाए कि यदि एक सीरीज दी हुई है और उस सीरीज में उसका अंतिम पद दिया गया है, ठीक है, अंतिम पद दिया गया है, पदों की संख्या पूछी गई है, तब उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा भाई, अंतिम पद को एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अंतिम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अंतिम पद, ठीक है। अब उसके इसमें फार्मूला जो बनता है वो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनता है। दो फार्मूले हमने आपको बताए, एक L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक हमने टी एन इज इक्वल टू बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूले आपको इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, इस पूरे एक्सरसाइज में ये दो फार्मूले आपको काम आएंगे। एक L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एक आएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपको टी एन लिखने का मन ना करे तो आप इसे ए एन भी लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो इतनी बातों को समझने के बाद अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। ओहो, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल है तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। एपी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हल, हल के अंदर हमें सीरीज दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, 10वां पद, यानी हमसे T10 पूछा जा रहा है। T10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला तो यही लगेगा। अब बात यह आती है कि ए की वैल्यू क्या है सर, तो ये जो सीरीज गिवन है इस सीरीज से निकाल लिया जाए तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ जाएगी 2, डी की वैल्यू तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ए तो आ गया, डी आ गया, अब एन का मान चाहिए ना, एन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10वां, तो एन की वैल्यू क्या है 10। आइए निकाल देते हैं। तो T10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 5, क्या आएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 47, यानी T10 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 47। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताएंगे, नई समस्या है तो सॉल्व देखते जाएंगे। और याद रहे कि आपको ये सोल्यूशन यहां से केवल छाप नहीं लेने हैं ना, आपको अपने कॉपी में इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों को कंप्लीट करने हैं, दोनों को कंप्लीट करने हैं। क्लियर है, चलो दोनों कंप्लीट करने हैं। अब एक चीज समझो,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से पढ़ो, देखो पहले क्या लिखा हुआ है। एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, ठीक है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। पहले तो ये बताइए कि सीरीज का कौन सा पद -81 है, और साथ में ये बताइए क्या क्या इस सीरीज का कोई भी पद शून्य है क्या? जीरो भी आएगा क्या किसी पद का मान? यदि किसी पद का मान शून्य आएगा तो बता दीजिए, और नहीं आएगा तो कह दीजिए नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हल देखो बेटा, पहले सीरीज लिख लो। 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, और जो पद हमें चाहिए वो दिया है, तो मान लेते हैं कि यही हमारा अंतिम पद है। यही पद तो चाहिए ना, यही हमारा अंतिम पद है। अब इस अवस्था में हमसे क्या पूछा गया? कौन सा पद मतलब n पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से a की बात करें तो 21 आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से d की बात करें तो 18 - 21 बराबर -3 आएगा। n पूछा गया है, a हमको पता है, d हमको पता है, और l का मान भी हमको पता है। l का मान भी कितना है? -18। बोलो बेटा, इतना क्वेश्चन से हमने निकाल लिया, हमने अलग से कुछ भी नहीं लिखा। जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो क्वेश्चन में बताया गया, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने ये सारी चीजें निकाली, ठीक है। जब ये सब निकल गया तो हमारे पास एक फार्मूला है, L = A + n-1 × d, है क्या बेटा? L = A + n-1 × d। L की वैल्यू क्या है हमारे पास? -81 = A की वैल्यू क्या है? 21 प्लस n, यही तो पता करना है ना, n-1 × d का मान क्या है? -3। रख दिया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -81 = +21 प्लस -3n + 3 आएगा भाई, क्योंकि ये माइनस जब n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, ये -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? -81 = 21 + 3 24 -3n। 24 को उस साइड भेजेंगे तो -81 - 24 = -3n। माइनस 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 ही लगेगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 8 2 10 105 -n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 105/3। 3 से 105 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा भाई? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 105/3। 3 से भाग दो, 3 बार में, 1 बचा 5 बार में, यानी इस सीरीज का 35वां पद -81 होगा। लिख लेंगे, इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा, ठीक है। ये तो रहा इसका एक पार्ट, लेकिन साथ में क्वेश्चन ने हमसे ये भी तो पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है सर? कि सीरीज में क्या एपी का मान शून्य आएगा? मतलब इसमें कोई ऐसा पद है जिसकी वैल्यू शून्य होगी, ठीक है। तो मतलब हमसे यही तो कह रहा है कि अंतिम पद के नाम पे शून्य ले लो। हमसे यही नहीं कह रहा है कि शून्य होगा, यानी इस सीरीज का वो कोई भी पद शून्य है तो बताओ कौन सा पद शून्य है, तो उस पद को हम अंतिम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो वह पद यदि अंतिम है तो अंतिम पद की वैल्यू हमें शून्य दे रखी है। थोड़ा सा देखो, मैं यहां सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, बट यदि ए की बात करूं तो ए की वैल्यू 21 आएगी, डी की बात करूं तो -3 आएगी, एन ही हमें बताना है, और डी का मान पता नहीं है, एल का मान शून्य है। तो क्या करेंगे? L =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं -1 इंटू डी की वैल्यू -3। यदि आप इसे हल करोगे तो -21 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। इसको उस साइड भेजो, -21 -3 -3n तो -24 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 24/3। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 8। मतलब इस सीरीज का 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। इस सीरीज को, जिस सीरीज की वैल्यूएशन स्टार्ट है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज का जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा। कह दो सर चेक करा दो सर, बिना चेक कराए मजा नहीं आएगा। ठीक है, आओ भाई चेक कर लेते हैं थोड़ा ध्यान से। सीरीज क्या थी हमारे पास, सीरीज थी 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। तो इसका 8वां पद निकाल लेते हैं। 8वां पद मतलब T8 निकालना है। T8 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला होगा ना। इस सीरीज का ए की वैल्यू क्या है 21 है, डी की वैल्यू कितनी है -3 है, और एन की वैल्यू कितना दे रखा है 8। तो यदि T8 की बात करें तो T8 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है बोलो भाई, एन की वैल्यू 8 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। क्या आएगा 21 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 गुणे -3 क्या आएगा 21, माइनस और प्लस मिलके माइनस, 7 त्रिका 21 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, क्या आया 0। ठीक है, T8 की वैल्यू क्या हो गई 21 - 21 इक्वल टू 0। दिख गया कि सीरीज का जो 8वां पद है वो क्या है, शून्य है। बोलो, यही बात बोली गई ना कि सीरीज का जो 8वां पद है, मैंने यही बात बोली कि सीरीज का जो 8वां पद है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, इस बात को मैंने प्रूव किया इस तरीके से कि आप देखो, यहां से आप देखो इस तरीके से कि इस सीरीज का जो 8वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। क्लियर है बेटा, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताना, नहीं है तो मत बताना। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 यदि बात करें, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ओहो, एपी बनाना है भाई अब हमें। ठीक है, क्या काम है, एपी बनाना है। ठीक है, एपी बनाने के लिए हल देखते हैं पहले। एपी यदि हम बनाएंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही है ना, फिर ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट, यही है। ये हमारा एपी बन जाएगा। का तो बहुत सही सर, बहुत आसान है। यदि ये एपी बन जाएगा तो इस केस में कंडीशन ये है कि हमको ए और डी पता होना चाहिए। ना तो हमको ए पता है ना ही डी पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमको कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, तीसरा पद और नहीं, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। दो बातें दे रखी है, मतलब T3 का मान दे रखा है 5 और T7 की वैल्यू दे रखी है 9। ये प्रश्न अनुसार है ना। यदि T3 की वैल्यू 5 दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। अर्थात मैं इसे लिखना चाहूं तो a प्लस 3 में से घटाओगे 2 आएगा, a प्लस 2d बराबर 5। ये समीकरण नंबर 1 बनाओ। ठीक है, उसी प्रकार से यदि T7 लिखना चाहूं मैं तो क्या लिखोगे, a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। ये प्रश्न के अनुसार लिख रहा हूं मैं, अपने से नहीं लिख रहा हूं ना कुछ। तो a प्लस 7 - 1 यानी 6, d इज इक्वल टू 9। ये समीकरण नंबर 2 बनाओ। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 से सीधे सीधे घटा लो। ठीक है, क्या करेंगे, सीधे सीधे घटाएंगे। समीकरण 1 तथा
2 को घटाने पर क्या मिलेगा? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या मिलेगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 5 माइनस 9। क्या आएगा? a से a कैंसिल, 2d में से 6d घटाएंगे तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 5 में से माइनस 4, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d का मान कितना आया? 1। d का मान 1 आया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप 1 2 किसी में रख सकते हो ना, आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं ना, आप किसी एक समीकरण में रखोगे आ जाएगा मान। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई, क्या आएगा? a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है? 1, बराबर में कितना लिखा है? 5। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 3, ठीक है। a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 आ गई। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे कि a की वैल्यू आपके पास 3 है और d की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आपको AP बनाना है, सीरीज बनाना है। आसान काम है कि नहीं? आओ बना देते हैं सर। देखो एक चीज समझो ध्यान से, यदि आपको a की वैल्यू गिवन हो, a की वैल्यू जो है वो 1 है, सॉरी a की वैल्यू कितनी थी भाई, भूल गया मैं, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 1 है, ठीक है। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 1 है, ये पता चल गया। अब यदि AP आपको बनाना है तो AP का जो प्रथम पद होता है वो a होता है, द्वितीय पद a प्लस डी होता है, तृतीय पद a प्लस 2d होता है, चतुर्थ पद a प्लस 3d होता है, पांचवा पद a प्लस 4d होता है। ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए आ जाएंगे। बना लेते हैं भाई। पहला पद तो सीधे सीधे 3 लिख देंगे, दूसरा पद a प्लस डी यानी 3 1 4 लिख देंगे। चौथा पद जो होगा a प्लस 2d मतलब 3 2 5 लिखना पड़ेगा। चौथा पद जो होगा a की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये सीधे सीधे क्या लिखाएगा? 3 3 प्लस 3 एकम 3 यानी 3 3 3 प्लस 3 बराबर 6। क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, यानी सीरीज जो बनेगा वो 3, 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट। ये हमारा एपी तैयार हुआ, ये रहा हमारा एपी। बोलो भाई समझ में आ रहा है? एपी क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों? पहले तो ये संख्याओं की सूची दे रखी है, पता नहीं क्योंकि एपी तो बोला नहीं ना इसने, ठीक है। यदि बोला नहीं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। तो आइए भैया लिखते हैं पहले 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का कोई पद 301 है, कौन सा पद है पता नहीं, बस मानना है कि कोई पद 301 है, ठीक है। तो उसके पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, इसको इक्वल करा दीजिए। क्या कराएंगे? T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 कितना है? 17, T2 कितना है? 11, T2 कितना है? 11, T1 कितना है? 5। 17 में से 11 जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एपी में है। यदि ये एपी में है तो उस केस में हम यहाँ से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 5, क्योंकि प्रथम पद 5 ही है, और d इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, पीछे वाले में से आगे वाले को हटा देना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 6। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 6 आ गई। a आ गया और d आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 6, a और d आ गया। तो अब उस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पद है, मतलब n पूछा जा रहा है।
n हमसे पूछा जा रहा है और l का मान हमें दे रखा है 301। ठीक है, तो फार्मूला हमें पता ही है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, l की वैल्यू कितनी है भाई 301 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n का मान तो हमें निकालना ही है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है वो 6। कैलकुलेट करिए, 301 माइनस 5 बराबर 6n माइनस 6। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, अगली लाइन में देखेंगे 301 माइनस 5, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 6n। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 301 प्लस 6 307, 307 में से 5 घटाएंगे 302 आएगा। कितना आएगा 302, 302 बराबर 6n। तो n बराबर क्या आएगा भाई 302 बटे 6, 302 बटे 6। 6 से डिवाइड करेंगे 5 बार में। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 5 बार में ना, सीधे सीधे बोलो भाई डिवीजन आता है नहीं आता है। बाद में तुम लोग कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं करना था। अरे यार 6 डिवाइडेड बाई 302, देखो 5 बार में भागा जाएगा, 5 बार में जाएगा, 6 5 30। ठीक है, ये कटा ये कटा, 2 बचेगा। ठीक है, भाग जाएगा नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ा के दशमलव लगाओगे 0। ठीक है, यही ना आ रहा है भाई, बोलो दशमलव लगा के 3 बार में, यानी आंसर क्या आ रहा है दशमलव में आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है दशमलव में आ रहा है 50.33 समथिंग। ठीक है, 50.33 समथिंग आ रहा है। अभी बताओ पदों की संख्या, पदों की संख्या कभी भी, ठीक है, पद नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जैसे कि मैं कहूं कि ये जैसे मान लो क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, ये पहला प्लेयर, ये दूसरा प्लेयर, ये तीसरा प्लेयर, ये चौथा प्लेयर, ऐसा होता है। लेकिन क्या ये होता है ये पहला प्लेयर, ये दूसरा प्लेयर, ये 2.5 प्लेयर नहीं होता ना, ये 3.5वां प्लेयर नहीं होता है, ये चौथा प्लेयर तो होता है, लेकिन 4.5 प्लेयर होता है क्या कि ये भैया 1 गिना, ये 2 गिना, ये 3 गिना, ये 4 गिना, ये 4.5। आधा काटोगे क्या, पैर पैर रहेगा सर सर नहीं रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। नंबर तो पूरा होते हैं ना, पूरा 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो यदि पदों की संख्या 50.3 आ रही है तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पद इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इस सीरीज का कोई भी पद 301 नहीं होगा, इस सीरीज का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे लिखेंगे दिए गए श्रेणी का, दिए गए श्रेणी में, दिए गए श्रेणी में, दिए गए श्रेणी में कोई पद, कोई पद 301 नहीं है, 301 नहीं है। बात समझ में आई बेटा, बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो ठीक ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, दोस्तों को शेयर भी कर दो कि भैया पढ़ लो। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत चूहा खा लिए। ठीक है, चूहा खा लिया पढ़ लो। ठीक है, चूहा नहीं खाना ना, गंदी बात होती है। ठीक है, और खाना भी तो भून के खाना, ठीक है, कच्चा नहीं खाएगा कोई। चलो आओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? चलो यदि बात करें कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं तो 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? पहले हल देखो भैया, 2 अंकों वाली संख्या कह तो सर 9 होती है, सर 9 3 से विभाज्य होती है। अबे गधा बोला क्या 2 अंक वाली चाहिए, ये 2 अंक है क्या? कह तो सर बस इसी चक्कर में तुम लोग का सेटिंग नहीं हो पा रहा ना, ऐसे ही छोटी छोटी गलती करते रहो, सेट नहीं हो पाएगा फिर कोई। अरे ओ सॉरी सच्चाई नहीं बतानी थी क्या यार, चलो कोई नहीं। 2 अंकों वाली संख्याएं कह दो कहां से शुरू होती है? यदि 2 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए तो 3 से विभाजित है, जो जिसमें 3 से भागा चला जाए। तो 10 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 12 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है ना, नहीं जाएगा ना, 12 में 3 से भागा। ओहो तुम लोग
कह रहे हो कि सर उल्लू बना रहे हो, अरे भैया भागा जाएगा 4 बार में। क्लियर है? ठीक है, तो 3 अंकों की वो पहली संख्या जो, सॉरी 2 अंकों की वो पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वो होगी 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, डॉट डॉट कहां तक? 99 तक, क्योंकि 99 भी 3 से विभाजित है ना। 99 भी जो होता है वह 3 से विभाजित होता है। क्लियर है? 99 भी 3 से विभाजित होता है। अब इस केस में समस्या है कि कुल पदों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाजित होने वाली हैं। पदों की संख्या मतलब n पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? n पूछा जा रहा है। अब n आपसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू पहले निकाल लिया जाए 12, d का मान निकालो भैया, 15 माइनस 12 बराबर में कितना आएगा? 3। n का मान आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम पद यहीं देख लो, l का मान 99 है। अंतिम पद कितना है? 99 है। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है भाई? L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू कितनी है? ठीक है, L की वैल्यू की बात की जाए तो 99। A की वैल्यूएशन कितनी है? 12 प्लस n तो हमें फाइंड आउट करना है ना, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहां पर? 3। रख लिया, सॉल्व कर लीजिए। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू, जब 3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 3n आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 3 आएगा। 99 में से 12 घटाओगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 87 आएगा। माइनस का 3 जब आप इधर भेजोगे ये 87 आएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n। क्या आएगा? 3n। क्लियर है बेटा? 87 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 90। 87 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90/3। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90/3 इक्वल टू 30। यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है? 30। यानी कि 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल संख्याओं, कुल अंकों की संख्या जो है वो 30 है। कितनी है? 30 है। मतलब 12 से शुरू करके 99 के बीच में कुल 30 संख्या हैं जो 3 से विभाजित होंगी, जो 3 से विभाजित होंगी। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? 2 अंकों वाली चाहिए थी, इसलिए हमने 10 से लेकर 99 के बीच में बात की, और उसमें भी कंडीशन थी कि 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से जब विभाज्य होनी चाहिए ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो हमने क्या कर दिया कि 3 से विभाज्य होने वाली जो सबसे पहली संख्या थी वो थी 12। 12 के बाद फिर 15, 15 के बाद फिर 18, 18 के बाद फिर 21। तो सर कैसे पता? अरे कोई बात नहीं, चेक कर लो ना। 12 के बाद 13 आएगा, 13 में 3 से भागा 2 जाएगा नहीं पूरा पूरा। 14 आएगा, 14 में जाएगा नहीं। 15 आएगा, 15 में चला जाएगा। उससे भी आसान तरीका समझा देते हैं। जब आपको 1 मिल जाए ना, जैसे 12 मिल गया, तो बात क्या करना है? कितने का विभाज्य चाहिए? 3 का। तो कोई बात नहीं, 12 में 3 जोड़ के लिखो 15, 15 में 3 जोड़ के लिखो 18, 18 में 3 जोड़ के लिखो 21, 21 में 3 जोड़ के लिखो 24, 24 में 3 जोड़ के लिखो 27। ऐसे करते करते लिख दो। क्लियर है? अब कोई कहे नहीं 2 अंकों की 5 से विभाज्य संख्या चाहिए, तो पहली संख्या 10 मिलेगी, दूसरी 15 का। तो सर भाग करके देखना पड़ेगा? अरे नहीं देखना, जोड़ लो ना। 10, 15, 15 में 5 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ो 25, 25 में 5 जोड़ो 30, 30 में 5 जोड़ो 35। ऐसे करके बना लो। आई बात समझ में? इस तरीके से आप बना सकते हो ना। दोनों तरीके आपको बता दिया मैंने। जैसे आपको मन करे, जैसे आपका कैलकुलेशन सेट बैठ जाए, वैसे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बोलो बेटा, फाइनल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8। 10, 7, 4, 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। ओहो, क्या ही सर, क्या ही करेंगे सर इसका। ओहो, सॉल्यूशन कैसे होगा सर? क्या सर? अरे यार पहले तो एक काम करो, तुम लोग मक्खी खाना बंद करो, ठीक है? जब देखो तब मुंह में मक्खी डाल लेते हो,
ठीक है, मक्खी नहीं खाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 7 4 62, ये सीरीज एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन ने कह रखा है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन कर रहा है चेक करेंगे तो कर लो, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है का, अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, ठीक है। 10 7 4 62, ये ऐसे तो पहुंचा नहीं है सीधे सीधे, बीच में गैप है ना, का अंतिम पद से, अंतिम पद इसका 62 है, ठीक है। इस सीरीज का अंतिम पद क्या है, 62 है, से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लो एक चीज बताओ, 10 7 4 डॉट 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 ऐसे करके लिखा था और ये 62 लिखा था, कुल कितने पद थे पता नहीं, पदों की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं सर। तो देखो इसमें प्रथम पद ए की वैल्यू 10 है, सर्वांतर निकालोगे तो 7 में से 10 घटा दो, माइनस का 3 आ जाएगा, पदों की संख्या पता नहीं है सर, निकालनी है, अंतिम पद 62 है, क्या है 62 है, तो पदों की संख्या निकाल ली जाए, ठीक है। पदों की संख्या निकाल ली जाए तो क्या निकलेगा हमारे पास, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 62, ए की वैल्यू कितनी है 10, एन माइनस 1 पता नहीं है, डी की वैल्यू है -3, 10 को उधर भेजो, 62 माइनस 10 बराबर -3n, माइनस का प्लस का 3 आएगा, 62 में से 10 घटाओगे क्या आएगा, 62 में से 10 घटाओगे क्या आएगा बताओ भाई, 62 में से 10 घटाओगे तो यहां पे आ जाएगा 52, ठीक है, माइनस का 3n, ये इसको उधर भेजो तो माइनस का 3, 52 में से 3 घटाओगे 49, 49 इक्वल टू -3n, n इज इक्वल टू 49/3 माइनस का, काटो 3 से कट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा यार, क्वेश्चन तो मिसप्रिंट नहीं है, बोलो भाई क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। चलो भाई एक छोटी सी गलती है ये, ठीक है, इस सीरीज को पहले थोड़ा सा सही कर लो, इस सीरीज में एक छोटी सी गलती है, 10,7,4, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये माइनस का 62 है, ठीक है, क्या है माइनस का 62 है, ओके, कितना है माइनस का 62 है, तो इसको माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ये गलत है, L इक्वल टू माइनस का 62 है, मिसप्रिंट था बेटा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा माइनस का 62, माइनस का 62। अब इस केस में चलो माइनस का 62 माइनस का 10 माइनस का 72 आ जाएगा, तो माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 उधर भेजो तो 72 माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू -3n, -3 और माइनस का 72 मिलके माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 75/3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/3, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, n की वैल्यू क्या आएगी 25, यानी इस सीरीज में कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या 25 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मान लो ये बताओ पहला पद T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट ऐसे करके T25 लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो यह है कि प्रथम पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम पद से यहां से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद आएगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद चाहिए, ठीक है, इधर से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद चाहिए। यदि इधर से स्टार्ट ना करने के बजाय इधर से मैं स्टार्ट कर लूं तो इधर से 25वां पद चाहिए ना,
सॉरी 15वां पद चाहिए, क्या चाहिए? 15वां पद। ठीक है, कह दो सर यदि इधर से 11 गिन रहे हो उधर से 25 गिन रहे हो तो पदों की संख्या तो 26 हो जाएगी ना। एक चीज देख बेटा, जब इधर से 11वां गिनेगा तो 11वां वाला पद काउंट तो कर लिया ना इसमें, तो 11 पद हो गए। जब उधर से 15वां गिनेगा तो 15वां पद भी काउंट हो गया, मतलब जो पद हमें चाहिए वो 2 बार काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है तो जब दोनों पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों पदों को जोड़ते हैं तो उसमें से एक घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक घटा लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इधर से 15वां पद निकाल देते हैं शुरू से, 15वां पद निकालने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। कह दो बिल्कुल सही सर, कितनी अच्छी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इधर से 15वां पद निकाल दिया जा रहा है। आइए अब सुनो ध्यान से, n की वैल्यू आपने अभी निकाल रखी है 25 है, कुल पदों की संख्या कितनी है? 25 है। हमें क्या चाहिए? T15। ठीक है, T15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यही ना। a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू है 10 प्लस 15 में से घटाओगे 14 आएगा, 14 गुणे 3, 14 गुणे डी की वैल्यू क्या? -3। ठीक है, क्या आएगा? 10, 14 तिया 42, माइनस का 42, यानी आंसर क्या आएगा? माइनस का 32। ठीक है, ओके, माइनस का 32। कह दो ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें 11वां पद पूछा गया था ना सर, ये बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है सर, कैसे बताएंगे हम ना। 11वां पद चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 11वां पद चाहिए। ठीक है, तो यानी T11 चाहिए, तो अंतिम से T11 चाहिए। अब एक चीज देखो, या तो स्टार्टिंग से T15 निकाल दो या अंतिम से T11 निकाल दो। तो यदि अंतिम से T11 निकालने का प्रयास करोगे तो उस केस में 10, 7, 4 सॉरी प्लस का 4 डॉट डॉट -62 ये लिखा हुआ है। यदि अंतिम से चाहिए तो इसको प्रथम पद मान लो, अंतिम से चाहिए तो इसे प्रथम पद मान लो। तो हमें क्या चाहिए? T11। क्या चाहिए? T11। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये तरीका भी है लगाने का ना, दूसरा मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड। a की वैल्यू क्या है? माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 11 माइनस 1 यानी ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 गुणे डी। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब पीछे से लोगे तो डी की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? माइनस का 62 प्लस 10 × 30 हो गया। 62 में से 30 घटा दो, माइनस का 32 आ गया। देखो भैया T11 भी आ गया तुम्हारा। अब तरीका आपको कौन सा लगाना है, कौन सा पसंद आ रहा है आपको, किस तरीके में आप अपने आप को अच्छा फील करा पा रहे हो कि सर ये वाले तरीके से लगा के दिल गदगद हो गया ना, जैसे होता है क्वेश्चन लगा के मन करता है आहा मजा ही आ गया। ठीक है, लगाने वालों के लिए बात कर रहे हैं, जिसको लगाने का मन ही नहीं करता उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को देख के आपको 2 मेथड सिखा दिए मैंने, एक तो तरीका ये और दूसरा तरीका ये। अब इन दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है हमारे पास वो लिख रहा है कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ओ भाई चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 10,000 की राशि 8% के हिसाब से, तो मतलब हमें प्रथम पद दे गया ना 1000। ठीक है, और 1000 पे 8% मिल रहा है वार्षिक, तो 1000 का 8% कितना होगा भैया? 1000 गुणे 8/100 काटोगे 10 यानी 80 आएगा। क्या आएगा? 80। तो अगला टर्म क्या बनेगा? 1080। क्लियर है? साधारण ब्याज है ना, क्या है? साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला मेथड मत लगा देना, नहीं तो आंसर फिर नहीं आएगा। दूसरा जो फंक्शन बनेगा फिर 1000 पे 80 रुपए, तो क्या बनेगा? 1160। क्या बनेगा? 1160
60। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1080 पर 1080 का 8%, नहीं भाई 1080 का 8% नहीं, 1000 का 8%। ठीक है, हर साल केवल इसी 1000 पे 8% मिलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर केवल क्या होता है, मूलधन पे ब्याज मिलता है, उस ब्याज का कुछ नहीं होता ना, ब्याज मिल जाता बस। ऐसा नहीं कि पता चला 880 रुपया नहीं मिलिया तो अगले साल 1080 रुपये पे ब्याज मिलेगा, नहीं, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है हमसे कि हम साधारण ब्याज की बात करेंगे। ठीक है, हो गई बात। फिर अगले साल क्या हो जाएगा, फिर अगले साल इसमें 80 रुपये जुड़ जाएगा, तो फिर 80 रुपये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1200, 1240, और इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए तो ए का मान तो 100 आ गया, मतलब 1000 आ गया, डी का मान 80 आएगा, सर्वांतर पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे तो सर्वांतर 80 आएगा। हमें कितने प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज की गणना कीजिए, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 80 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में, यहां पे लिख लो यहीं पर, प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में 80 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज प्राप्त होगा प्रत्येक वर्ष के अंत में ₹80 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। ठीक है, प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्ष के अंत में ब्याज का मतलब क्या है? ठीक है, 30 वर्ष मतलब पहले वर्ष 80 रुपये मिला, दूसरे वर्ष भी 80 मिला, तीसरे वर्ष भी 80 मिला, ऐसे ऐसे करके 30 वर्ष तक मिलेगा। 30 वर्ष के बाद टोटल कितना ब्याज मिला इसकी बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, यदि क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ठीक है, कि 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो भाई आइए निकाल देते हैं। 30 वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज, 30 वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज कैसे निकलेगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू है 1000। ठीक है, 1000 लिख दें? बोलो भाई लिख दें? अरे भाई नहीं, 1000 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हर वर्ष 80 रुपये मिल रहा है, हमें 80 रुपये पे ब्याज की बात करनी है। क्यों? क्योंकि जो सीरीज बनेगा 80 80 80 ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार? 30 बार। अब ये 30 बार को चाहो तो ऐसे जोड़ दो, लेकिन ऐसे जोड़ना नहीं है क्योंकि बोला क्या गया है, एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा? वो भी 80। ठीक है, तो 80 प्लस 30 में से घटाओगे 29, 29 गुणे 80 कितना आ जाएगा? 80 प्लस 0, 8 9 72 को 2, 8 9 72 को 2, यही आएगा ना? हाँ, 8 9 72 को 2 हासिल लगा 7, 8 दूना 16 और 7, 16 7 कितना होता है भाई? 16 7 23, यानी 2320 प्लस 80 मिला के कितना होगा? 2400। कितना होगा? 2400। यानी यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपए किसी व्यक्ति को 8% साधारण ब्याज की दर से 30 साल के लिए दे दे, 30 साल के लिए दे दे, तो 30 साल बाद वह व्यक्ति उस 1000 रुपए पर 2400 रुपए का ब्याज देगा। कितने रुपए का ब्याज देगा? 2400 रुपए का।
पहले तो यहां एक डाउट रही होगी कि सर ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्यों लगाया। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज कि हमारे पास प्रथम पद ए की वैल्यू 1000 है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन हमें केवल ब्याज पर बात करनी है, हमें मूल राशि पर नहीं बात करनी है कि मूल राशि मिला के क्या आएगा, नहीं, मुझे केवल ये बतानी है कि ब्याज यदि 30 साल तक इतना इतना मिलता रहे तो 30 साल बाद कुल टोटल वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। तो पहले साल 80 रुपए मिलेगी, दूसरे साल भी 80 मिलेगी, तीसरे साल भी 80 मिलेगी, डॉट डॉट ऐसे ही करके 80 रुपए मिलती रहेगी, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो ये सीरीज एपी बन रही है तो सब जगह का सर्वांतर है 80 रुपए, तो कैसे निकालेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू 80 प्लस एन की वैल्यू कितनी बार, तो 30 साल तक ना, हर साल एक बार मिलेगा, हर साल एक बार मिलेगा, तो 30 साल में कितनी बार मिलेगा, 30 बार मिलेगा, तो 30 माइनस वन इंटू 80, डी क्या है, सर्वांतर है, सर्वांतर 80 रुपए का है। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 2400 रुपए की राशि प्राप्त होगी। क्लियर है, इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान से इधर, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ऐसे समझो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये जो लिखा हुआ है ना, ये केवल और केवल भटकाने के लिए लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसका। पहली पंक्ति में कितने गुलाब है, 23 लिख दो भाई, दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब है, 21, तीसरी पंक्ति में कितने गुलाब है, 19, चौथी पंक्ति में कितने गुलाब है, नहीं पता, अंतिम पंक्ति में गुलाबों की संख्या 5 है, अंतिम पद यानी हमारे 5 है। अब सॉल्यूशन हल देखा जाए तो इसमें प्रथम पद ए की वैल्यू 23 है, पंक्तियों की संख्या पूछी गई, क्यारियों में कुल पंक्तियों की संख्या पूछी गई है, प्रथम पद 23 है, सर्वांतर निकालोगे तो 21 में से 23 घटा दो, ठीक है, 21 में से 23 घटा दो, माइनस का 2 आएगा, और यदि अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद की वैल्यू 5 है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे n पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, n, तो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है भाई, L की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 23, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, 5 माइनस 23 बराबर माइनस का 2n प्लस का 2, 23 में से 5 घटाओ, माइनस का 18, माइनस 2n, ये प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2, माइनस 2 माइनस 18 माइनस 20 बराबर माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर क्या मिलेगा, 20/2, ये काटो, n बराबर क्या आ जाएगा, 20/2 यानी 10। यानी इस पूरे पंक्ति में, मतलब इस पूरे क्यारी में जो पंक्तियों की संख्या है वह 10 है। कितने पंक्तियों की संख्या है, 10। बोलो बेटा, समझ में आ गया। यदि इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो सभी लोग एक काम करेंगे कि इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.2 है, 5.2 के क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। मैं लेके आऊंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि यदि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई, सारे एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज को लगाना शुरू करेंगे। जो चीजें डाउट में रह जाएंगी उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा तो उस लेक्चर में आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और सभी लोग यदि अभी तक वीडियो देख रखा है तो वीडियो पसंद तो आई रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।